Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So, we have started our series for class 12 Macroeconomics. और इस सीरीज में हम मैक्रोइकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मैक्रोइकोनॉमिक्स के 9th चैप्टर, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। सो ऑलरेडी हम इसका बेस प्रीवियस चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं, जहां हमने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड क्या होता है, ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होते हैं, व्हाट आर देयर कॉन्सिक्वेंसेस एंड हाउ वी कैन करेक्ट दीज प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीजें हम इसी लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? ऑलरेडी हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में कवर किया था कि इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ना आगे हम पढ़ेंगे कि जो इक्विलिब्रियम होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। या तो ये होता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, या तो ये होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? It is a situation where aggregate demand is equal to aggregate supply along with the fuller utilization of resources। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई तो आपस में इक्वल होंगे ही, लेकिन साथ में हमारी कंट्री के सारे रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा होगा। तो हमारी कंट्री में जितने भी बेरोजगार लोग हैं, जो भी काम ढूंढ रहे हैं, उन सबको अगर रोजगार दे दिया जाए तो सबको रोजगार देने के बाद सबके सारे रिसोर्सेज का, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन करने के बाद अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल होते हैं तो दैट इज नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो है ही, साथ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो बेरोजगार है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर पूरी कंट्री में जितनी पॉपुलेशन है उन सबसे काम निकलवाने के बाद, सब लोगों से काम करवाने के बाद अगर हम 100 करोड़ का सामान सप्लाई कर पा रहे हैं, तो हम सप्लाई कितना कर पा रहे हैं? 100 करोड़ का सामान फॉर एग्जाम्पल। और ऐसी इकोनॉमी में जो डिमांड है वो भी अगर 100 करोड़ की हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल हो जाएगा और साथ ही में हमारी कंट्री के रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन भी हो पाएगा। तो दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बट नाउ व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? तो क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पे एजी और एएस तो आपस में इक्वल होंगे ही, लेकिन विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपकी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बट विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ अगेन दिस एग्जांपल कि मान लीजिए पूरी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देने के बाद हम 100 करोड़ का सामान प्रोड्यूस कर सकते थे, तो हमारी सप्लाई हो सकती थी 100 करोड़। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि डिमांड है ही नहीं इतनी। डिमांड हुई सिर्फ कितने की रही है? 80 करोड़ की हो रही है। तो मान लीजिए हम बना तो सकते थे 100 करोड़, पर अगर कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है तो हम बनाएंगे ही नहीं। जब डिमांड अगर आपकी 80 करोड़ की है तो हमें सप्लाई भी कितना करना पड़ेगा? 80 करोड़ ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो आ जाएगा, एडीएएस तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, लेकिन विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम अपने पूरे पोटेंशियल का यूज नहीं कर पाएंगे। So full employment equilibrium means AD is equal to AS along with the fuller utilization of resources. But under employment equilibrium is AD is equal to AS without fuller utilization of resources. आगे बढ़ते हैं, फिर आता है अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ ये जो हमारी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। या तो ये होता है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, या तो ये होता है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ वॉलेंटरी नाम से समझ में आ रहा है स्व इच्छा से, अपनी खुद की मर्जी से। So it is a situation where people are not willing to work or are not ready to work at existing wage rate। तो ऐसी सिचुएशन जहां पे लोग काम करना चाहते ही नहीं है, तो वो बेरोजगार है अपनी खुद की मर्जी से, क्योंकि वो काम करना चाहते ही नहीं है, या फिर उनको जितना पैसा ऑफर किया जा रहा है उतने में वो काम करने के लिए रेडी नहीं है। तो या तो मैं आलसी हूँ, मुझे काम करना ही नहीं है, या फिर अगर मैं काम ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे जॉब मिल रही है महीने की 10-20 हजार की और उतने ही पैसों में मैं काम करना नहीं चाहती हूँ। तो या तो यू आर नॉट विलिंग टू वर्क और नॉट रेडी टू वर्क एट अ गिवन या एग्जिस्टिंग वेज रेट। तो उस केस में आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कैसी है? वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। जबकि इनवॉलेंटरी का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहां पे लोगों को काम करना है, काम करने के लायक भी है, काम करना चाहते भी है, बट काम मिल नहीं रहा है। तो इट इज अ सिचुएशन वेयर पीपल आर विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, बट आर नॉट गेटिंग द वर्क। तो उन्हें काम करना है, काम करने के लायक मतलब फिजिकली एंड मेंटली दे आर फिट, they can work, so then they are able to work, willing to work, but not getting the work, उसे कहते हैं involuntary unemployment। तो जब हम प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इस प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में
सिर्फ इनवॉलेंट्री शामिल होती है, वॉलेंट्री शामिल नहीं होती है, क्योंकि जिनको काम करना ही नहीं है उनको प्रॉब्लम ही नहीं है, वो खुश है अपनी बेरोजगारी में। तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में हम इसकी स्टडी नहीं करते हैं, सिर्फ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि क्या फुल एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू जीरो अनएम्प्लॉयमेंट? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सबको रोजगार देने का मतलब है कि हमारी कंट्री में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा? तो टेक्निकली तो ये सही लग रहा है, क्योंकि सबको रोजगार देने का मतलब यही है कि कोई बेरोजगार ना हो, लेकिन प्रैक्टिकली इसके इक्वल नहीं होता है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज देयर विल बी सम नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जिसको आप हटा ही नहीं सकते। ओके, तो वो नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है दो तरह की, एक होती है स्ट्रक्चरल और एक होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ना स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब आपकी कंट्री में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज का पूरा डाउनफॉल आ जाए या फिर वहां पे टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाए, तो जब तक आप उस टेक्नोलॉजी को नया सीख नहीं लेते तब तक के लिए फॉर दैट टाइम बीइंग यू विल बिकम अनएम्प्लॉयड। सो दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक टीचर हूँ और मैं किसी स्कूल में पढ़ा रही हूँ, आज तक मुझे आदत थी कि ब्लैक बोर्ड में या व्हाइट बोर्ड में पढ़ाने की, बट नाउ इट इज कंपलसरी हो गया कि अब सारे स्कूल में स्मार्ट क्लासेस लगनी चाहिए और उन्हें स्मार्ट पैनल के थ्रू ही पढ़ाया जाना चाहिए। अब क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है वो बदल गई, अभी इंस्टेंटली मुझे उस पर काम करना नहीं आएगा, तो मुझे कुछ टाइम लगेगा उस चीज को, नई टेक्नोलॉजी को सीखने में। तो जब तक मैं काम सीख नहीं जाती तब तक मैं काम कर नहीं पाऊंगी, तो आई बिकम अनएम्प्लॉयड। लेकिन दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको हम एज सच अनएम्प्लॉयमेंट मानते नहीं है। इसीलिए जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम इसको इग्नोर करते हैं। तो ये कुछ लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड रह ही जाएंगे, बट ये प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम बात करते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है? व्हेन यू चेंज योर जॉब पोजीशन। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज किसी एक पर्टिकुलर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, बट इसके बाद क्या है कि आप कहीं और शिफ्ट होने वाले हो, या आपको यहाँ मजा नहीं आ रहा है, किसी और दूसरी कंट्री, दूसरी सिटी जैसे मुंबई या फिर पुणे में जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे जॉब रिजाइन करने के बाद और वहां जॉब लेने से पहले ऐसे 3-4 दिन या फिर 3-4 हफ्तों के लिए आप क्या रह जाओगे? अनएम्प्लॉयड रह जाओगे। दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड। दैट इज, ये जो है वो हमारी विमेन में ज्यादा कॉमन होता है, क्योंकि विमेन मैरिज के बाद अपनी जगह लोकेशन चेंज करती है। तो आप आज इस सिटी में रह रहे हो, शादी के बाद आपकी जगह चेंज हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल, आज आप एक पर्टिकुलर सिटी में काम कर रहे हो, जैसे ही आपकी शादी होगी अब आपको यहाँ पे जॉब रिजाइन करनी पड़ेगी, अब आप वहां जाके जॉब ढूंढोगे। तो उस टाइम पीरियड के लिए, जब तक आपको नई जॉब मिले तब तक के लिए आप अनएम्प्लॉयड हो। दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये कुछ नेचुरल स्टेट रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो इवन एट द फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इसलिए कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, क्योंकि कुछ नेचुरल स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा ही। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। आपके स्ट्रक्चरल का मतलब होता है जब इंडस्ट्रीज का लॉन्ग टर्म डिक्लाइन होता है, जब टेक्नोलॉजी बदल जाती है, या फिर जब लेबर्स को नई टेक्नोलॉजी में काम करने नहीं आता है, या फिर जब वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर कुछ रॉ मटेरियल्स वगैरह अभी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उस टाइम पीरियड के लिए आप बेरोजगार हो जाते हो। उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल। या तो टेक्नोलॉजी बदल गई हो, लेबर्स को टेक्नोलॉजी पे काम करने नहीं आ रहा हो, वो एक्सपर्ट नहीं हो, या फिर रॉ मटेरियल्स वगैरह आपको नहीं मिल रहे हो, तो तब तक के लिए कुछ टाइम के लिए आप अनएम्प्लॉयड रह जाते हो। दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल का मतलब होता है ड्यू टू चेंजिंग ऑफ जॉब्स। तो जब आप एक जॉब से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो, तो जब तक आपको नई जगह पे जॉब मिल नहीं जाए तब तक के लिए आप अनएम्प्लॉयड रह जाते हो। दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो मेन पॉइंट है आज की क्लास का, वो है डेफिशिएंट डिमांड। नाउ डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्या होता था? जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। बट डेफिशिएंट डिमांड मतलब डिमांड जो है वो कम है सप्लाई से। तो ये एक पॉइंट है जहां पे एडी विल बी लेस देन एएस, करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो सब लोगों को रोजगार देने के बाद अगर हम 100 करोड़ का सामान बना सकते थे, लेकिन आपकी जो डिमांड है वो 80 करोड़ की हो गई है। तो हम बना सकते थे 100 करोड़, पर आप डिमांड कितना कर रहे हो? 80 करोड़। तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो आपकी सप्लाई है उसके कंपैरिजन में डिमांड अगर आपकी कम हो जाए तो दैट इज नोन एज डेफिशिएंट डिमांड। तो इट इज अ पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट, उसे कहते हैं क्या? डेफिशिएंट डिमांड। अभी ऑलरेडी आपने ये कर्व लास्ट चैप्टर में देखा होगा, जहां पे आपकी इनकम कहां से स्टार्ट होती थी? अच्छा, इनकम ये आपकी एएस है। तो एएस का कर्व कहां से स्टार्ट होता था? जीरो से। जब आप बेरोजगार हो, आप कुछ नहीं कमाओगे, और फिर आपकी इनकम जो है वो बढ़ती जाएगी, तो आपका जो कर्व बनेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा।
इसके बाद फिर हम बात करें एडी, तो एडी का कर्व कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होता। एडी जो है वो थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं भी कमा रहे हो, बेरोजगार भी हो, तो जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करना ही पड़ेगा। तो आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन करोगे तो आपका जो एडी कर्व है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे आपका एडी भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। बट नाउ हम क्या पढ़ रहे हैं? डेफिशिएंट डिमांड। तो डिमांड क्या होगी? इस फुल एम्प्लॉयमेंट की डिमांड से नीचे बनेगी। तो नई डिमांड आपकी इसकी थोड़ा नीचे बनेगी। आप चाहें तो अलग से समझ लेते हैं इसे। कर्व आपका ये था, एक सेकेंड, यहाँ हमने नीचे दिखाते हैं आपकी इनकम या फिर जीडीपी। इसके बाद आपकी वाई एक्सिस पे रहती है जो आप दिखा रहे हो एडी और एएस। एएस या इनकम सेम चीज है, इस दोनों का कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से, और ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इसके बाद एडी का कर्व कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होता, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, और इसके बाद ये जैसे इनकम बढ़ेगी ये भी बढ़ेगा और इसको इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। जहां पर एडी का और इनकम या मतलब एएस का कर्व आपस में इंटरसेक्ट करता है उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये वाला एडी कौन सा है? फुल एम्प्लॉयमेंट वाला। बट नाउ हम क्या पढ़ रहे हैं? डेफिशिएंट डिमांड। तो डेफिशिएंट डिमांड मतलब एडी इज लेस। एडी अगर कम है तो ये पहले के कंपैरिजन में नीचे आएगा और इसका नया कर्व जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ ये है एडी विदाउट फुल यूटिलाइजेशन या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। ओके, अभी इसका इक्विलिब्रियम कहाँ टच करेगा? यहाँ टच करेगा। तो यहाँ पे एडी और एएस तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, पर इसे क्या कहेंगे? डेफिशिएंट डिमांड विदाउट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो ये गैप दिख रहा है इसे क्या कहते हैं? डेफिशिएंट डिमांड। इतने से डिमांड कम है, और डेफिशिएंट डिमांड का ही दूसरा नाम होता है डिफ्लेशनरी गैप। नाउ डिफ्लेशनरी गैप क्यों? क्योंकि अगर मान लो सप्लाई ज्यादा है, आप 100 करोड़ का सामान बना रहे हो पर डिमांड 80 करोड़ की, कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास कुछ स्टॉक ऐसा बच जाएगा जो वो बेच नहीं पाएंगे। तो इस सिचुएशन में अपना सामान खाली करने के लिए, निकालने के लिए उन्हें अपनी प्राइसेस कम करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इकोनॉमी में डिफ्लेशन आएगा। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। एक और चीज आप ऑब्जर्व करिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट जब इक्विलिब्रियम यहाँ था तो आप क्वांटिटीज कितनी बना रहे थे? इतनी। लेकिन अगर आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगा तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये रहेगा, तो आपकी जो क्वांटिटीज है वो भी पहले के कंपैरिजन में कम होगी, मतलब जीडीपी जो आपका है वो कम होगा। ओके, तो वापस आते हैं, यही हमने देखा था कि ये हमारा नई डिमांड और पुरानी डिमांड के बीच में जो गैप है वो है डेफिशिएंट डिमांड, और इसकी वजह से आपकी जो क्वांटिटीज है पहले अगर यहाँ पे थी 350 के आसपास, तो अभी ये 200 के आसपास रहेगी। ओके, बढ़ते हैं आगे। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड? डेफिशिएंट डिमांड होता क्यों है? हमने ऑलरेडी इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो 4 कंपोनेंट्स थे एग्रीगेट डिमांड के। या तो डिमांड करता है हाउस होल्ड, या तो वो डिमांड करती है फर्म्स, या तो डिमांड करती है गवर्नमेंट, और या तो फिर करता है एक्सटर्नल सेक्टर। तो डिमांड अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब सबने ज्यादा खर्चा किया है, और डिमांड अगर कम हो रही है मतलब सबने खर्चा कम कर दिया है। तो पहला रीजन क्या होगा? रिडक्शन इन द प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अगर जो हाउस होल्ड है या प्राइवेट पीपल है अगर वो खर्चा करना कम कर दें, तो बीइंग अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, अगर हाउस होल्ड का खर्चा कम हो जाता है तो फिर एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। व्हाट कैन बी द रीजन? रीजन हो सकता है कि उनका मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम गिर गया है। इसका मतलब ये है कि जब भी वो इनकम कमा रहे हैं उसमें से वो खर्चा नहीं करना चाहते हैं, वो ज्यादा पोर्शन सेव करना चाहते हैं। तो अगर उनके अंदर सेविंग हैबिट्स बढ़ गई हैं, वो सेव करते जा रहे हैं, तो अपना खर्चा कम कर देंगे, और खर्चा कम करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड विल फॉल। दूसरा है रिडक्शन इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो फर्म्स जो खर्चा करते हैं उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अगर कम हो गया तो बीइंग अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, अगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगा ना। एग्रीगेट डिमांड कम क्यों होता है? बिकॉज समटाइम्स देयर आर पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन। तो मुझे पता है कि अगर मैं अभी बिजनेस में पैसा लगाऊंगी तो मुझे ज्यादा कुछ इनकम नहीं आने वाली है, मार्केट में मंदी चल रही है, तो इसकी वजह से आप डिमांड या इन्वेस्टमेंट कम कर देते हो, जिसकी वजह से ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड गिर जाता है। तीसरा फैक्टर है गवर्नमेंट। तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ना कभी कभी सरकार अगर खर्चा कम कर दे तो भी हमारा ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगा ना। सरकार खर्चा कम क्यों करती है? बिकॉज देयर आर बजटरी कॉन्स्ट्रेंट। तो अगर किसी साल हमारे सरकार के पास इनफ बजट या इनफ फंड्स नहीं है तो उस टाइम पे उनका जो खर्चा होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल डिमांड डेफिशिएंट में जाएगी। फिर आता है डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट। अगर हमारा जो माल है वो किसी और कंट्रीज में नहीं बिक पा रहा है तो भी हमारे यहाँ के गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड गिरेगी, तो एग्रीगेट डिमांड विल फॉल।
नाउ दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ पुअर स्टैंडर्ड्स। कई बार क्या होता है, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो किसी और कंट्री के एक्सपोर्ट्स की क्वालिटी से मैच नहीं कर पाते, तो हमारे यहाँ के गुड्स महंगे भी होते हैं और उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते जितनी क्वालिटी के वहां पे बन रहे हैं। तो गंदी क्वालिटी के सामान होने की वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड विल फॉल। फिर आता है राइस इन इम्पोर्ट्स। अब राइस इन इम्पोर्ट्स का मतलब क्या है? अगर आप किसी और कंट्री से सामान मंगवा रहे हो, अगर आप उनका सामान कंज्यूम करने लग जाओगे तो खुद का सामान आप कंज्यूम नहीं करोगे, खुद के सामान का जो डिमांड है वो डिक्रीज कर दोगे, जिसकी वजह से आपके गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड गिर जाएगी, तो एग्रीगेट डिमांड विल फॉल। तो जैसे अब दिवाली के टाइम पे चाइना की लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट्स वगैरह ज्यादा यूज करते हैं, तो इंडिया की बनी हुई लाइट्स या फिर दिए लोग यूज नहीं करते, तो हमारे गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है? गिर जाती है। और ये हो सकता है बिकॉज ऑफ द लोअर प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स, जो एक्चुअल में चाइना के केस में होता है। तो चाइना के गुड्स हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे गुड्स के कंपैरिजन में वो सस्ते मिल जाते हैं, तो इसकी वजह से आपके इंपोर्ट्स राइज हो सकते हैं। लास्ट है इंक्रीज इन द टैक्स रेट। अगर आपका जो टैक्स रेट है वो बढ़ जाता है, तो सरकार आपके इनकम का मेजर पोर्शन एज अ टैक्स ले लेती है, तो आपके पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। नाउ व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? ऐसी इनकम जो आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते थे। तो मान लीजिए अगर मैंने पूरे साल में फॉर एग्जाम्पल 20 लाख रुपीज अर्न किए थे, एग्जाम्पल ले लो कि 5 लाख रुपए में सरकार ने ले लिया एज अ टैक्स, तो अभी मेरे पास जो इनकम थी वो कितनी बची? कम बची, 15 लाख ही बची। तो मेरा खर्चा भी कम हो जाएगा। जबकि अगर ये टैक्स नहीं लिए जाते तो मैं 20 लाख का खर्चा करती, ज्यादा इनकम थी। तो क्योंकि जब सरकार टैक्स ज्यादा लेता है तो इंसान के पास उनकी इनकम कम बचती है, जिसकी वजह से वो डिमांड कम कर देते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड के कम होने का रीजन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम हो जाए, फर्म का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाए, सरकार का खर्चा कम होना, एक्सपोर्ट कम हो जाना, इम्पोर्ट्स का बढ़ जाना और टैक्सेस का बढ़ जाना। तो दो चीजें इंक्रीज हो रही है, बाकी सारी चीजें गिर रही हैं। और ये अगर आपने कंपोनेंट्स पढ़े होंगे एग्रीगेट डिमांड की, तो ये सारी चीजें आपको याद भी नहीं करनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड? डेफिशिएंट डिमांड की से फर्क क्या पड़ेगा, इफेक्ट्स क्या होंगे उससे? तो सबसे पहले आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो अगर डेफिशिएंट डिमांड है, मतलब पूरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के बाद जितना हम सप्लाई कर सकते थे, अगर डिमांड उससे कम हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा? इक्विलिब्रियम तो आएगा, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आएगा। तो डेफिशिएंट डिमांड की वजह से अब जो नया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, वहां पे एडी और एएस तो आपस में इक्वल होंगे ही, बट विदाउट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी वजह से आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो गिरेगा। प्रैक्टिकल सी बात है, अगर हमारी कंट्री में 100 करोड़ का सामान बन सकता था, पर डिमांड 80 करोड़ की हो रही है, तो हम बनाएंगे भी कितना? 80 करोड़ बनाएंगे। तो अब 80 करोड़ ही बना रहे हैं, तो जितना एक्स्ट्रा लेबर हमारे पास थे उनको हम निकाल देंगे। अगर प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ रहा था तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे। अभी जब प्रोडक्शन ही कम हो रहा है, सामान उतना बनाना ही नहीं है, तो एक्स्ट्रा लेबर्स को हम हायर ही नहीं करेंगे, उनको हम निकाल देंगे। तो इसकी वजह से जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा उसमें क्या होगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा। कुछ लोग ऐसे रह जाएंगे जिनके पास रोजगार नहीं बचेगा। तो अगेन आप एक कर्व बनाएंगे, इनकम का कर्व जीरो से स्टार्ट होगा, ऊपर जाएगा। एग्रीगेट डिमांड का कर्व थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा और फिर इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला है। इसके बाद आप इसके नीचे बनाएंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट में ये जो गैप दिख रहा है, इस यहाँ पे क्या हो चुका है? अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रही है, मतलब कुछ लोगों को काम से निकाल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस, डिफ्लेशनरी गैप। इसी गैप का दूसरा नाम हमने देखा था, इसे डेफिशिएंट डिमांड भी कहते हैं और इसे डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। तो इसको डिफ्लेशनरी गैप एक तो कहते क्यों है? क्योंकि अगर आपने सामान ज्यादा बनाया है, डिमांड उतनी नहीं है, तो अभी सामान आपके पास बच जाएगा, उसे निकालने के लिए आपको प्राइसेस गिराने पड़ेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में डिफ्लेशन आएगा। ओके, अब इसकी एक साइकिल समझते हैं। क्योंकि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड कम है, क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड है तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। अगर मार्केट में डिमांड नहीं है, मतलब मंदी है, तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कोई करेगा नहीं। जैसे कोरोना का टाइम था, उस टाइम पे डिमांड कम हो गई थी, मार्केट्स ब्लॉक हो गए थे, तो उस टाइम पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह नहीं रहा था, तो इन्वेस्टमेंट क्या होंगे? कम हो जाएंगे। अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आउटपुट आता है, जितनी ज्यादा मशीन खरीदोगे उतने ज्यादा आउटपुट बनेंगे। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो आउटपुट विल फॉल, लो आउटपुट बनेगा। अब अगर आपने सामान ही कम बनाया है, तो उसे बेचकर पैसा भी कम अर्न होगा। तो अगर आपने सामान कम बनाया है तो फिर इनकम विल बी लेस। और अगर इनकम ही नहीं आई पूरी इकोनॉमी में, तो फिर डिमांड करोगे कैसे? तो डिमांड और गिर जाएगा। तो क्योंकि अच्छा, अब यहाँ पे एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमी में क्योंकि डिमांड बहुत कम थी, तो सारे फर्म वालों ने इन्वेस्टमेंट करना कम कर दिया। जब इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आउटपुट नहीं बनेगा, आउटपुट कम बनेगा,
आउटपुट अगर कम बना तो उसे बेचकर पैसा भी कम जनरेट होगा, और इनकम ही कम जनरेट हुई है पूरी इकोनॉमी में, तो पैसा ही नहीं है अगर लोगों के पास, तो वो डिमांड और नहीं कर पाएंगे, तो एग्रीगेट डिमांड विल फर्दर फॉल, और ये साइकिल फिर चलती रहेगी। इसीलिए डिफ्लेशनरी स्पाइरल को एक और चीज कहते हैं, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। लो लेवल इक्विलिब्रियम समझ में आ रहा है कि इक्विलिब्रियम पहले यहाँ था, अब ये नीचे वाले लेवल पे इक्विलिब्रियम बनेगा। और ट्रैप इसलिए क्योंकि ये झांसा है, एक बार अगर इसमें आप आ गए तो निकलना मुश्किल है, क्योंकि डिमांड कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम, फिर आउटपुट कम, इनकम कम, और फिर डिमांड और कम हो जाएगी। अब क्योंकि डिमांड फिर से कम हो गई है तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, फिर आउटपुट कम बनेगा, फिर इनकम कम आएगी, और फिर डिमांड कम हो जाएगी। तो ये ट्रैप है जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा, चक्रव्यूह बन जाएगा ऐसा। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। की इक्विलिब्रियम तो आएगा पर इस बार लोअर लेवल पर आएगा, नीचे आएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा इसका कॉन्सिक्वेंस है अनडिजायर्ड स्टॉक। ये हमने पहले भी देखा, अगर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई, तो अगर आप सामान बेच ज्यादा रहे हो, खरीद कोई नहीं रहा है, तो कुछ सामान हो जाएगा जो आपके पास बच जाएगा, जिसे कहते हैं अनसोल्ड स्टॉक। तो इस सामान को निकालने के लिए आपको फ्यूचर में प्राइसेस को गिराना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपको होगा लॉस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, प्राइसेस गिर जाएंगे। फिर आता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। अभी क्योंकि आपने इस चीज सामान को आप बेच नहीं पाए, आपके पास अनसोल्ड स्टॉक रह गया, अब या तो आप इसके प्राइसेस को कम करोगे जो आपने पहले भी देखा, ताकि वो स्टॉक क्लियर हो जाए, या तो फ्यूचर में आप अपना प्रोडक्शन लेवल कम कर दोगे, फ्यूचर में सामान बनाना ही कम कर दोगे। आप कोई भी रास्ता चूज करो, आपका लॉस ही होने वाला है, तो इसलिए आप कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो क्योंकि प्राइस कम हो गया तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, प्रॉफिट गिर जाएगा, या फिर अगर आपने प्रोडक्शन कम कर दिया तब भी आपका लॉस हो जाएगा, इसे कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो पहला इसका कॉन्सिक्वेंस था हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जब हमारी एग्रीगेट डिमांड कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, ज्यादा बना सकते हैं पर डिमांड अगर कम है तो अब हमें कम ही बनाना पड़ेगा, तो जो एक्स्ट्रा लेबर्स थे उनको हम काम से निकाल देंगे, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। फिर हमने देखा था लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, जिसे डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। अगर आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो पहले के कंपैरिजन में नीचे आ जाता है, तो इसी गैप का नाम होता है डिफ्लेशनरी गैप, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस गिरते हैं, और क्योंकि एक ट्रैप है जिसकी वजह से आप बाहर नहीं निकल सकते हो, इसीलिए इसी गैप को लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप भी कहते हैं। फिर आता है अनडिजायर्ड स्टॉक। अगर डिमांड नहीं है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो आपका कुछ सामान ऐसा बच जाएगा जो आप बेच नहीं पाओगे, उसे कहते हैं लॉस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। लॉस ऑफ प्रॉफिट, उसी स्टॉक को निकालने के लिए या तो आप प्राइसेस को कम कर दोगे या तो प्रोडक्शन को कम कर दोगे, इन एनी केस आपका लॉस होने वाला है। ये था हमारा डेफिशिएंट डिमांड। इसके बाद एक्सेस डिमांड में यही सारी चीजें रिपीट होगी, बस रिवर्स हो जाएगा थोड़ा सा। तो एक्सेस डिमांड क्या होगा? इट इज अ पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज एक्सेस, मतलब एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। अगर पूरी इकोनॉमी में सारे लोगों को रोजगार देने के बाद अगर हम 100 करोड़ का सामान ही बना सकते थे, लेकिन इस बार जनता 120 करोड़ का सामान मांग रही है, तो डिमांड हो गई है 120 करोड़ की, पर हम बना कितना सकते हैं? सिर्फ 100 करोड़ ही बना सकते हैं। तो इसकी वजह से इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? एक्सिस डिमांड करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट। सबको रोजगार देने के बाद जितना बना सकते थे उससे भी ज्यादा हो गई है आपकी डिमांड। अगेन इसके कर्व को अलग से समझते हैं। तो हमारे पास ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे रहता है जीडीपी या फिर इनकम। इस साइड पे हम दिखाते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का कर्व 0 से स्टार्ट होता है, अपवर्ड जाता है, और इसकी डिग्री कितनी होती है? 45 डिग्री। एडी का कर्व जो है वो थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होता है और फिर इसको इंटरसेक्ट करता हुआ जाता है। तो ये हमारा एडी का कर्व, दिस इज ए एस, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी हम बात कर रहे हैं एक्सेस डिमांड की, मतलब जो डिमांड है वो इस लेवल से बढ़ गया है। तो अगर ये बढ़ गया तो पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अब यहाँ से स्टार्ट होगा, तो नई डिमांड कुछ ऐसी बनेगी। ओके, तो ये जो है वो एडी है फुल एम्प्लॉयमेंट पर, और ये है हमारा एडी जो प्लान किया जा रहा है या जो एक्चुअल में एडी हो रहा है वो। अभी इसके बीच का जो गैप है इसे क्या कहते हैं? एक्सेस डिमांड। और इसी एक्सेस डिमांड को दूसरे वर्ड्स में कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो अगर प्रोड्यूसर सामान बना ही नहीं पा रहा, सामान बना ही वो 100 सकता है, लेकिन जो कंज्यूमर्स है वो 120 की डिमांड कर रहे हैं, तो कुछ कंज्यूमर्स ऐसे रह जाएंगे जिनको उनका सामान मिलेगा नहीं, मिल नहीं पाएगा, तो उसकी वजह से जो प्राइसेस है वो बढ़ने लगेगी। तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे? प्राइसेस को बढ़ाएंगे। अब जो इस प्राइस को मैच कर पाएगा वो खरीदेगा, जो इस प्राइस को मैच नहीं कर पाएगा वो उसे नहीं खरीदेगा। जैसे अभी टमाटर के केस में हुआ था, जब आपकी फसल खराब हो गई, टमाटर मार्केट में है ही नहीं, तो डिमांड ज्यादा थी, लोग खरीदना चाहते थे, पर सप्लाई थी ही नहीं, तो इस केस में क्या करेंगे? प्राइसेस को बढ़ा देंगे
जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप आता है। तो इसी गैप का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप। पर यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिए, पहले जो जीडीपी, पहले जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट इतना था, तो जीडीपी यहाँ स्ट्राइक कर रही थी। अभी अगर आपका जो एडी है वो बढ़ गया है तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कुछ यहाँ पर है, लेकिन इस केस में जो एडी है वो हमारा जो इक्विलिब्रियम है या जीडीपी है वो यहाँ पर नहीं आएगा। द रीजन इज क्योंकि अगर हम पूरे लोगों को एम्प्लॉयड करने के बाद, सब लोगों को रोजगार देने के बाद मैक्सिमम 100 करोड़ बना सकते हैं। अभी डिमांड अगर 120 करोड़ की हो गई तो आप कुछ भी कर लो, आप 120 को मीट कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास कोई बेरोजगार है ही नहीं। ऑलरेडी जितना आप कर सकते थे सारे रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज करने के बाद आप 100 करोड़ दे पा रहे हो, तो उससे ज्यादा बढ़ने का तो चांस ही नहीं है। तो इस कंडीशन पे जो जीडीपी होती है वो कांस्टेंट होती है, यही रहती है, आगे नहीं बढ़ती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये हमारा कर्व था, इनकम का कर्व, एडी का पुराना वाला कर्व जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे था, और उसके बाद फिर एक्सिस डिमांड के कारण जो डिमांड थी वो ऊपर आ जाएगी, तो ये हमारी न्यू डिमांड रहेगी। ओके, बढ़ते हैं आगे। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एक्सिस डिमांड? तो सेम जो कॉजेस आपके डेफिशिएंट में थे सेम यहाँ पे होंगे, बट इस बार इंक्रीज हो रहा होगा। तो अगेन एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, या तो हाउस होल्ड, या तो फर्म, या तो गवर्नमेंट, और या तो फिर एक्सटर्नल सेक्टर। हाउस होल्ड जो खर्चा करता है उसे कंजम्पशन, फर्म जो खर्चा करती है उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसे कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्सटर्नल सेक्टर में होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब ये बोल रहे हैं एक्सेस डिमांड है, जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई है। तो क्यों इंक्रीज हो गई होगी? क्योंकि चारों लोगों ने अपना खर्चा बढ़ा दिया होगा। तो पहला रीजन है इंक्रीज इन द प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जब सारे हाउस होल्ड अपना प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दें तो एक्सेस डिमांड होती है। अब वो क्यों इंक्रीज करेंगे? क्योंकि उनका एमपीसी में है राइजन, तो उनका जो एमपीसी था वो बढ़ चुका होगा। एमपीसी बढ़ने का मतलब क्या है कि अब जब लोग पैसा कमा रहे हैं तो वो उसमें से ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं, सेविंग हैबिट्स उनकी चली गई है, वो पैसा बचाना नहीं चाहते, बचत करना उनके अब नहीं चाहते हैं वो। तो इस केस में क्या होगा कि वो ज्यादा खर्चा करेंगे, और खर्चा ज्यादा करेंगे तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और बीइंग अ पार्ट ऑफ एडी, एडी भी बढ़ेगा। फिर हम बात करते हैं इंक्रीज इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फर्म्स जो पहले इन्वेस्टमेंट कर रही थी वो भी इंक्रीज हो गया होगा। तो अगर फर्म्स अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें तो भी एडी बढ़ जाता है ना। वो अपना जो फर्म्स है वो अपना इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ाएंगे? बिकॉज ऑफ हाई बिजनेस एक्सपेक्टेशन। तो ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है कि जो अब जो बिजनेस एक्सपेक्टेशन है वो ज्यादा है। अगर फर्म को ऐसा लगे कि अभी अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे हाईएस्ट रिटर्न मिलेंगे, बहुत ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा, तो उस केस में वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा देगा। तीसरा फैक्टर था गवर्नमेंट, तो इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर सरकार अपना खर्चा बढ़ा दे तो भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है। और सरकार अपना खर्चा क्यों बढ़ाएगी? बिकॉज बजट सरप्लस होगा। तो किसी साल अगर बजट में हमारे पास बहुत सारे पैसे हों तो उस साल में जो सरकार है वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, एडी विल बी इंक्रीज्ड। फिर आता है डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। अगर हम किसी और इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, अगर हम किसी और कंट्री में अपना सामान ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दूसरी कंट्री के लोग हमारे गुड्स को डिमांड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ओके, और ये क्यों पॉसिबल हो सकता है कि क्योंकि हो सकता है कि हमारे गुड्स बहुत अच्छी क्वालिटी की हो, उनके स्टैंडर्ड्स अच्छे हो। जब हमारे गुड्स के स्टैंडर्ड्स अच्छे होते हैं तो सारी कंट्री के लोग हमारा सामान डिमांड करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, और अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज। फिर आता है डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स। अगर हम किसी और कंट्री का सामान अपने यहाँ पे लाना बंद कर दें, इम्पोर्ट करना बंद कर दें, तो उससे क्या होगा? हमारे खुद की कंट्री के डिमांड्स या खुद की कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, अगेन एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज। तो अगर हम किसी साल डिसाइड कर लें कि चाइना का सामान खरीदना ही नहीं है, कोई सामान नहीं खरीदेंगे, तो अगर हम उसका सामान नहीं खरीदेंगे तो हमारी खुद की कंट्री में जो सामान बना है उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, विच विल लीड टू इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड, एक्सिस डिमांड। ये क्यों पॉसिबल है? कि हो सकता है कई बार फॉरेन कंट्रीज अपना सामान महंगा करके बेच रही हो, या फिर हमारा उससे कोई वॉर हो गया हो, तो उस कंडीशन में हम उनसे सामान नहीं खरीदते हैं। फिर आता है डिक्रीज इन द टैक्स रेट। अगर सरकार अपना टैक्स कम कर देगी तो उसकी वजह से अब लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा खर्चा करने के लिए, तो वो अपने डिमांड को बढ़ा देंगे, विच विल इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड। ओके, सारे वही फैक्टर्स थे, बस अपोजिट था। इसके बाद अब बात करते हैं व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस डिमांड। अगर डिमांड ज्यादा है तो उससे होगा क्या, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? तो पहला है इन्फ्लेशनरी गैप। जैसे वहां डिफ्लेशनरी था, यहाँ पे इन्फ्लेशनरी होगा। अगर आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से एक्चुअल जो
एग्रीगेट डिमांड है वो ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर जो गैप दिखेगा उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। एंड वाई इन्फ्लेशनरी? क्योंकि अगर आपके जो सप्लायर्स हैं वो 100 करोड़ का सामान सेल कर पा रहे हैं, पर डिमांड 120 करोड़ की हो गई है, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बच जाएंगे जिनको उनका सामान मिल नहीं पाएगा, तो उसकी वजह से वो लोग ज्यादा पैसा ऑफर करने के लिए रेडी हो जाएंगे। वो इतना ज्यादा पैसा ऑफर करेंगे कि यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो लाइन से हट जाएंगे, और जो पैसा अफोर्ड कर पाएंगे वो सामान खरीद लेगा। तो इसकी वजह से मार्केट में क्या आएगा? इन्फ्लेशन आएगा। फिर हम बात करते हैं सेकेंड कॉन्सिक्वेंस, स्टैटिक जीडीपी। हमने पहले भी देखा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट तो चेंज होगा। अभी इस कंडीशन में जो नया इक्विलिब्रियम आ रहा था, एक सेकेंड, इस कंडीशन में जो नया इक्विलिब्रियम आ रहा था वो कुछ यहाँ पे आ रहा था, लेकिन जीडीपी यहाँ पर नहीं आएगी। एक सेकेंड, कलर चेंज करते हैं। हमारा जो नया पॉइंट था इक्विलिब्रियम का वो तो यहाँ पर आएगा, पर जीडीपी जो है वो यहाँ नहीं आएगी। रीजन क्या है इसका? क्योंकि ऑलरेडी हम सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे चुके हैं, अभी कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है जिससे आप काम करवा सको। अच्छा, आपके दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि मशीन से करवा सकते हैं, तो ये हमने पहले ही देखा था, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है शॉर्ट रन में, और हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, तो मशीन लगवाने का ऑप्शन नहीं है, लेबर्स ही काम कर सकते हैं। और क्योंकि हमने सारे लेबर्स को ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, तो और लेबर्स हमारे पास है ही नहीं, तो इस कंडीशन में आपकी जो जीडीपी होगी वो उतनी ही होगी। तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट तो चेंज होता है, लेकिन जीडीपी चेंज नहीं होती, वो स्टैटिक रहती है। तो ऐसे रिसोर्सेस आर फुल्ली यूटिलाइज्ड इन द फुल एम्प्लॉयमेंट। ऑलरेडी जो रिसोर्सेस है वो पूरी तरह से यूज हो चुके हैं, यूटिलाइज हो चुके हैं, और इसके बाद अगर डिमांड बढ़ती है तो जीडीपी बढ़ नहीं पाएगा, वो कांस्टेंट या फिर स्टैटिक रह जाएगा। बढ़ते हैं आगे। फिर आता है तीसरा कॉन्सिक्वेंस, वेज प्राइस स्पाइरल। तो जैसे वहां पे एक ट्रैप बना था, यहाँ पे भी एक ट्रैप बनेगा जिसका नाम क्या है? वेज प्राइस स्पाइरल। ना एक बात क्लियर है कि हमारे पास अब और लोग नहीं है जिसको रोजगार देके काम निकलवा सकते हैं, लेकिन फिर भी डिमांड ज्यादा हो रही है। तो अभी होगा क्या कि हमारे फैक्ट्री में जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर ओवर बर्डन पड़ेगा। उनको इतना डिमांड किया जाएगा कि नहीं आप और प्रोडक्ट्स बनाओ क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा है, पर वो बना नहीं पाएंगे, तो उनके ऊपर क्या होगा? ओवर बर्डन आएगा। जब एक्सेस डिमांड होती है तो आपके रिसोर्सेस मतलब लेबर्स के ऊपर प्रेशर आता है, बर्डन आता है, जिसकी वजह से उनके वेजेस को आपको बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आपने उसके वेजेस को बढ़ा दिया तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि लेबर्स को अगर आप ज्यादा पे कर रहे हो तो आपका खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा। और अगर आपका खर्चा बढ़ा तो आप अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को भी, अच्छा ऐसे समझो, अगर आपका खर्चा बढ़ा, एक सेकेंड, तो आपकी प्रोडक्ट की प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, और प्रोडक्ट की प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग दोबारा बढ़ जाएगा। मतलब पहले जो चीज आपको 50 में मिल जा रही थी, अब वो 80 की हो जाएगी, तो आपका जो खर्चा है या जीवन यापन करने का, जिंदगी जीने का जो खर्चा लग रहा है वो बढ़ जाएगा। अगर वो बढ़ जाएगा तो आपको दोबारा से उनकी वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे। अब क्योंकि उसकी वेजेस आपने दोबारा बढ़ाया तो आपका दोबारा खर्चा बढ़ जाएगा, और खर्चा बढ़ गया तो आप अपने प्राइसेस को बढ़ा दोगे, और प्राइसेस बढ़ गए तो फिर आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, तो दोबारा आपको उनके वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे, और ये एक स्पाइरल है जो चलता रहेगा। दोबारा एक बार समझते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, तो लेबर्स पर जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, और लेबर पर अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो आपको उनको वेजेस ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर आपने उनको वेजेस ज्यादा दिया तो आपका खर्चा ज्यादा लगेगा, उसे कवर करने के लिए आप प्रोडक्ट की कीमत, प्राइस वगैरह बढ़ा दोगे। अगर प्राइस बढ़ाई तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से दोबारा आपको उनका वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे। अब वेजेस बढ़ा तो प्राइस दोबारा बढ़ेगी, प्राइस बढ़ी तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, वो बढ़ गई तो दोबारा वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे, और एक सर्कल है जो चलता जाएगा, इसका नाम होता है वेज प्राइस स्पाइरल। फिर आता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। वहां पे भी लॉस ऑफ प्रॉफिट हो रहा था, डिफ्लेशन में भी, डेफिशिएंट डिमांड में भी, और यहाँ पर भी होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। पर इस बार कौन सा प्रॉफिट? इस बार इसको कहेंगे लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। अभी आपने अपने सारे रिसोर्सेज को यूज करके 100 करोड़ का सामान बनाया, पर डिमांड थी 120 करोड़ की, तो यहाँ पे आप जो 20 करोड़ की एक्स्ट्रा डिमांड थी आप उसको फुलफिल नहीं कर पाए। किसी तरीके से अगर आप उसको फुलफिल कर लेते तो आपके जो प्रॉफिट्स थे वो बढ़ जाते, पर क्योंकि आप उसको फुलफिल नहीं कर पाए तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम रह जाएंगे। इसको कहते हैं लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, जिसे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप कह सकते हो, कि वो आपके पास एक थी अपॉर्चुनिटी कि आप पैसा कमा सकते थे, पर आपने उसको सेक्रीफाइस कर दिया क्योंकि आप सामान बना ही नहीं पाए। तो एज देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, क्योंकि आपके पास और कैपेसिटी नहीं है सामान बनाने का, तो इसकी वजह से सारे फर्म्स को फेस करना पड़ेगा लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। ठीक है, चलिए, तो इसकी वजह से भी जो एक्सेस डिमांड है वो वर्चुअस नहीं होती है, मतलब
ऐसा नहीं है कि एक्सेस डिमांड है तो बहुत अच्छी बात है फर्म्स के लिए, ये भी नुकसान वाली बात है क्योंकि फर्म को एक्चुअल में लॉस ही हो रहा होता है। बढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने सारे डेफिशिएंट, एक्सेस डिमांड, उसके कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस खत्म कर लिए। अब देखते हैं कि हाउ टू करेक्ट दिस। अब इसको करेक्ट करने के लिए कुछ मेजर्स लिए जाते हैं और हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में दो लोग हैं जो इस मेजर लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। पहला है सरकार और दूसरा है आरबीआई। तो पहली है गवर्नमेंट और दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर ये मेजर सरकार ले रही है तो इस मेजर का नाम होता है फिस्कल मेजर्स, और अगर यही मेजर्स आरबीआई ने लिए हैं तो इसका नाम हो जाएगा मॉनेटरी मेजर्स। ये मॉनेटरी मेजर्स वही हैं जो आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग में पढ़े हुए हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर एक्सेट्रा, ये वही मॉनेटरी मेजर्स हैं। तो एक बार दोबारा समझते हैं कि मार्केट में अगर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आता है तो इसको करेक्ट करने के लिए कुछ मेजर्स लिए जाते हैं। या तो वो मेजर गवर्नमेंट लेगा या तो आरबीआई लेगी। अगर सरकार वो मेजर्स ले रही है तो उसका नाम हो जाता है फिस्कल मेजर्स। वहीं अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये मेजर्स ले रहा है तो उसका नाम हो जाएगा मॉनेटरी मेजर्स। नाउ व्हाट आर द फिस्कल एंड मॉनेटरी मेजर्स? पहले शुरू करते हैं फिस्कल मेजर्स से। तो इसी फिस्कल मेजर्स का दूसरा नाम होता है बजटरी पॉलिसी, क्योंकि ये मेजर सरकार बजट के थ्रू लेती है। तो हर साल हमारी पार्लियामेंट में 1 फेब को हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो अभी के टाइम पे निर्मला सीतारमन है, वो हर साल बजट पेश करती हैं और उसी बजट में कुछ मेजर्स होते हैं जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लाए जाते हैं। तो इसीलिए इसी फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल मेजर्स का दूसरा नाम होता है बजटरी पॉलिसी। और इसका एक तीसरा नाम होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी, क्योंकि इस बजट में उसके रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर की पॉलिसीज होती हैं जिसके बेसिस पर वो करेक्ट करती है। मतलब वो रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर को यूज करके इस करेक्शन करती है। इसकी वजह से इसका नाम होता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। ओके, इसको यूज क्यों किया जाता है? ताकि मार्केट में एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड जो है उसे ठीक किया जा सके। तो सरकार मेजर्स ले रही है तो उसका फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। फिस्कल का दूसरा नाम हो जाता है हमारा बजटरी पॉलिसी। और बजटरी पॉलिसी में क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की चर्चा होती है कि कहाँ कहाँ पे पैसा लगाना है और कहाँ कहाँ से पैसा कमाना है, तो इसीलिए इसका तीसरा नाम क्या होता है? रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। इसका मकसद क्या है? एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करना, रिड्यूस करना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, फिस्कल पॉलिसी में अब आता क्या क्या है। तो फिस्कल पॉलिसी में 4 चीजें आती हैं। पहला है सरकार का खर्चा। ना सरकार अपना खर्चा कहाँ कहाँ पे करती है? सरकार कुछ पब्लिक वर्क करती है जैसे रोड, डैम्स, ब्रिजेस, रेलवेज, ये सब बनवाना। डिफेंस मतलब जब भी हमारी कंट्री में कोई अटैक हो जाए, वॉर वगैरह हो जाए, तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर रखना पड़ता है। तो कई सारे राइफल, मिसाइल्स वगैरह खरीदने में भी वो खर्चा करती है। इसके अलावा एजुकेशन के लिए स्कूल्स और हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स बनवाना और सब्सिडीज वगैरह देना। तो ये इसके कुछ मेजर खर्चे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे खर्चे इधर ही कवर्ड हैं, पर इसके कुछ मेजर खर्चे हैं। या तो वो पब्लिक वर्क करती है, या तो हेल्थ या फिर एजुकेशन वगैरह के लिए काम करेगी, या तो वो सब्सिडीज वगैरह देगी या डिफेंस पर खर्चा करेगी। तो ये इसके कुछ खर्चे होते हैं। ओके, अभी आप समझते हैं कि अगर एक्सेस डिमांड हो, मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, मतलब इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन होने का मतलब है कि लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया है, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ गया है। तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन हो तो खर्चे को कम कर देती है, और जबकि अगर मार्केट में डिफ्लेशन है तो सरकार अपने खर्चे को बढ़ा देती है। तो पहला उसके पास हथियार है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, ऑन सब्सिडीज, ऑन डिफेंस और पब्लिक वर्क एक्सेट्रा। तो इन सारी चीजों पे खर्चा अगर इन्फ्लेशन होगा तो घटा देगी, डिफ्लेशन होगा तो बढ़ा देगी। फिर आता है दूसरा उसके पास मेजर, टैक्सेस। टैक्सेस जो होते हैं वो हमारे सरकार के लिए आमदनी का एक सोर्स होता है जहां से वो पैसा कमाती है या बनाती है। तो यहाँ पे टैक्सेस, अगर मान लो टैक्सेस, अच्छा ये आपको पता ही होगा कि टैक्सेस मेनली 2 तरह के होते हैं। या तो आपके डायरेक्ट टैक्स होते हैं इनकम टैक्स जैसा, या तो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जीएसटी जैसा। ये दोनों ही आपकी सरकार के लिए क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है। अभी अगर हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन है, इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास बहुत भर भर के पैसा है, काफी ज्यादा मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ गई है। तो उस इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए सरकार टैक्सेस को बढ़ा देती है, ताकि अगर टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो सारे लोग ज्यादा टैक्स पे करेंगे सरकार को, तो उनके पास पैसे क्या होंगे? अपने डिस्पोजेबल इनकम कम पड़ जाएगी, तब वो खर्चा करना, डिमांड करना भी कम कर देंगे। जबकि अगर मार्केट में डिफ्लेशन है, मतलब लोगों की हालत खराब है, उनके पास पैसा है ही नहीं, तो वो टैक्सेस को कम कर देती है।
अभी टैक्सेस को कम कर दिया जाएगा तो उनके पास अपने इनकम का एक मेजर पोर्शन बचेगा जिसको वो अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं, तो वो अपने डिमांड को बढ़ा देंगे। फिर आता है तीसरा, पब्लिक बोरोइंग्स एंड डेट। सरकार कई बार जनता से भी पैसा बोरो करती है या फिर उधार लेती है। तो सरकार की कुछ सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसे वो पब्लिक को इशू करती हैं और पब्लिक का पैसा अपने पास मंगवाती है। अभी अगर लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा, मतलब इन्फ्लेशन है, इसका मतलब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो उस केस में वो उनसे बोरिंग लेना बढ़ा देगी। तो बोरिंग लेने से क्या होगा, जनता का सारा पैसा सरकार के पास आ जाएगा, मतलब कुछ पैसा सरकार के पास आ जाएगा एज बोरोइंग। तो अभी सारा पैसा अगर सरकार के पास है तो जनता के पास इतना पैसा बचेगा नहीं, तो वो खर्चा नहीं करेगी, तो इन्फ्लेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। जबकि अगर डिफ्लेशन हो जाएगा, मतलब जनता के पास पैसा है ही नहीं, तो ये बोरिंग लेना कम कर देगी, जनता से और पैसा नहीं मांगेगी, जिसकी वजह से उनके पास जो अपना सरप्लस फंड्स है वो उनके पास ही रहेंगे। और इवन वो कई बार क्या करती है, सिक्योरिटीज को वापस खरीद लेती हैं, तो सारा पैसा पब्लिक के पास आ जाता है। अब उनके पास अगर पैसा आ जाता है तो वो ज्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे। तो अगर इन्फ्लेशन है तो बोरोइंग लेनी चाहिए, लेकिन डिफ्लेशन है तो बोरोइंग्स नहीं लेनी चाहिए फ्रॉम पब्लिक। चौथा और लास्ट जो मेजर है वो है बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई। जब सरकार को लगता है कि उनके पास बजट में पैसा कम पड़ गया है तो वो आरबीआई से और पैसा उधार पे मांगती है और हमारी इकोनॉमी में उसे इन्वेस्ट करती है। अभी अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, मतलब ऑलरेडी मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो और पैसा मार्केट में डालना अच्छा डिसीजन नहीं होगा, तो इसकी वजह से वो आरबीआई से लोन लेना कम कर देगी। लेकिन अगर डिफ्लेशन है, मार्केट में पैसों की कमी हो गई है, पैसा चाहिए मार्केट को, तो उस केस में हमें पैसा लगाना पड़ेगा, तो फिर वो आरबीआई से बोरोइंग लेगी और इसे पब्लिक में लगाएगी। तो कुल मिला के 4 मेजर्स थे। या तो वो क्या करती है, अब एक्सपेंडिचर करती है, टैक्सेस लेती है, पब्लिक से बोरोइंग लेती है, आरबीआई से बोरोइंग लेती है। पहला और लास्ट वाला, मतलब एक्सपेंडिचर करना और आरबीआई से बोरोइंग लेना, अगर इन्फ्लेशन होगा तो कम कर दिया जाएगा, डिफ्लेशन होगा तो बढ़ा दिया जाएगा। जबकि टैक्सेस और पब्लिक से डेट लेना, इन्फ्लेशन है तो बढ़ा दिया जाएगा, डिफ्लेशन है तो कम कर दिया जाएगा। चलिए, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई आर रिड्यूस्ड इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड। तो अगर एक्सेस डिमांड होगी तो इन्हें कम कर दिया जाएगा, पहले और चौथे वाले को, और जबकि बाकी दोनों को क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। वैसे वर्षा अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो पहले और आखिरी वाले को डेफिशिएंट डिमांड में बढ़ा दिया जाता है, जबकि टैक्सेस और पब्लिक बोरोइंग्स कम कर दी जाती है। ओके, फिर आता है जो आरबीआई मेजर्स लेते हैं उसे क्या कहते हैं, मॉनेटरी मेजर्स। और इसकी ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 6 में कवर कर चुके हैं, तो हम बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर से देखेंगे। इसमें उनके पास होते हैं दो तरह के मेजर्स या इंस्ट्रूमेंट्स, एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और एक को कहते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव का मतलब होता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें रेट या फिर न्यूमेरिकल कुछ वैल्यूज होती हैं, उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो पहला है हमारा बैंक रेट। नाउ बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा उधार पे देती है। तो कोई भी कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, यूनियन बैंक एक्सेट्रा, इनको जब पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो आरबीआई इनको पैसा लोन पे देता है, लेकिन वो लोन फ्री में नहीं होता, कमर्शियल बैंक को इसमें कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, और इसी इंटरेस्ट को कहते हैं बैंक रेट। अगर इन्फ्लेशन होगा तो इस रेट को बढ़ा दिया जाएगा और डिफ्लेशन होगा तो इस रेट को कम कर दिया जाएगा। और इस पे आपको क्योंकि परेशान होने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि सब में ऐसा ही होगा, इन्फ्लेशन पे बढ़ा दिया जाएगा, डिफ्लेशन में कम कर दिया जाएगा। एक का लॉजिक बता रही हूँ, सब में यही लॉजिक अप्लाई होगा। अगर इस रेट को, अगर इन्फ्लेशन मार्केट में बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई नहीं चाहती है कि अब कमर्शियल बैंक और लोन का पैसा पब्लिक को दे। तो वो नहीं चाहती है कि कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन पर पैसा दे। रीजन क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा हो चुका है, मनी सप्लाई ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन है। तो इसीलिए वो क्या करती है, आरबीआई अपने लोन पर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देती है। अगर अब कमर्शियल बैंक को खुद जो लोन का अमाउंट है वो बहुत महंगा मिल रहा है, हाई रेट पे मिल रहा है, तो वो आगे अपने लोन का रेट भी जो है वो बढ़ा देती है। अगर अपने लोन का रेट बढ़ा दिया तो जनता ऑब्वियस सी बात है कि उनसे पैसा उधार पे नहीं लेगी, जिसकी वजह से मार्केट से इन्फ्लेशन सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर डिफ्लेशन होगा तो आरबीआई अपने जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसे कम कर देगा। अब कम करने की वजह से क्या होगा, कमर्शियल बैंक को लोन सस्ते में मिल जाएगा, तो वो आगे भी अपना लोन जो है वो सस्ते में दे सकती है। तो उस केस में जो बैंक का लोन रेट है वो कम हो जाएगा, जनता पैसा का लोन पे लेना बढ़ा देगी। आगे आते हैं रेपो रेट। रेपो रेट भी सेम रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देती है, लेकिन इस बार शॉर्ट टर्म लोन के लिए। बैंक रेट लॉन्ग टर्म पे लोन पे लगता है और रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लोन पे लगता है। फिर आता है सेम, अगर ये इन्फ्लेशन है तो बढ़ा दिया जाएगा, डिफ्लेशन है तो कम कर दिया जाएगा। तीसरा है रिवर्स रेपो रेट, तो मतलब ये रिवर्स हो जाएगा।
तो ये वो रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक अपना एक्स्ट्रा डिपॉजिट जो मनी है, सरप्लस मनी है, उसे डिपॉजिट करती है आरबीआई के पास। तो ये वो रेट है जिसपे कमर्शियल बैंक अपना एक्स्ट्रा मनी डिपॉजिट रखती है आरबीआई के पास। तो जब भी कमर्शियल बैंक को लगता है कि उनके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, तो अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाती है, और आरबीआई इस पैसों पर इंटरेस्ट देता है कमर्शियल बैंक को, और जो इंटरेस्ट देता है उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगर इन्फ्लेशन होगा तो इस रेट को बढ़ा दिया जाएगा, और डिफ्लेशन होगा तो इस रेट को कम कर दिया जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि रेपो रेट में भी ऐसे ही था कि इन्फ्लेशन में बढ़ता है, डिफ्लेशन में कम होता है। तो ये लॉजिक नहीं लगाना है कि क्योंकि रिवर्स रेपो रेट है तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। अप्लाई सेम ही होगा, इन्फ्लेशन पे बढ़ेगा, डिफ्लेशन पे कम होगा। रीजन, अगर आरबीआई को दिख रहा है कि मार्केट में बहुत ज्यादा लोन दिए जा रहे हैं या बहुत ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ गई है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गया है, तो इन्फ्लेशन पे वो क्या करेगी, इस रेट को बढ़ा देगा। उससे होगा क्या कि अगर वो इस रेट को बढ़ा देगा, मतलब रिवर्स रेपो रेट ज्यादा हो जाएगा, तब कमर्शियल बैंक को दिखेगा कि अगर वो अपना पैसा आरबीआई के पास रखवाते हैं तो उनको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो वो उस केस पे लोन देंगे ही नहीं, और लोन नहीं देंगे तो मार्केट से मनी सप्लाई कम हो जाएगा। फिर जब अगर डिफ्लेशन लगेगा कि मार्केट में पैसों की जरूरत है, मनी सप्लाई बहुत कम हो गई है, तो आरबीआई इस रेट को कम कर देगा। तो अब जब कमर्शियल बैंक को पता है कि अपना एक्स्ट्रा पैसा अगर उन्होंने आरबीआई के पास रखवाया तो उनको रेट जो है वो बहुत कम मिलने वाला है, तो वो अपना पैसा आरबीआई में रखवाने की जगह वो पब्लिक को लोन देती है, और लोन देगी तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, डिफ्लेशन ठीक हो जाएगा। फिर आता है चौथा सीआरआर। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो मतलब जब भी आप लोग कमर्शियल बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट पे रखवाते हो, तो बैंक वो सारा पैसा अपने पास संभाल के नहीं रखता, उसमें से कुछ मिनिमम रिजर्व वो क्या करता है, आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाता है, बाकी वो लोन दे देता है। तो मान लो अगर आपने किसी भी बैंक जैसे एसबीआई बैंक में अपना फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपए वहां पे आपने जमा करवाए थे, तो इसका एक फिक्स रेट फॉर एग्जाम्पल मान लो 400 रुपए या 4,000 रुपए वो आरबीआई के पास डिपॉजिट रखवाएगा, तो आरबीआई को पैसा भिजवा देगा वो। बाकी का जो बचा 36,000, इस पर वो लोन या फिर अपने पास कुछ भी पैसा है वो संभाल के रख सकता है। ऐसा करना क्यों पड़ता है, क्योंकि हर एक बैंक, बहुत सारे बैंक है, कभी भी कोई बैंक जो है वो डिफॉल्ट हो सकती है, फेल हो सकती है, तो इसकी वजह से उनके पास जितना भी डिपॉजिट होता है वो सबका 4-4, 5-5% आरबीआई के पास रखवाती है, और आरबीआई ये रेट डिटरमाइन करता है, आरबीआई खुद बताता है कि कितना परसेंट रखना है, और ये सारा रेट जो है वो आरबीआई के पास पैसा रखा रहता है। अब भी फ्यूचर में जब भी किसी कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो ये इन सरप्लस फंड का यूज करके उनको पैसा दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। अगेन, अगर इन्फ्लेशन है तो इस रेट को बढ़ा दिया जाएगा, और डिफ्लेशन है तो इस रेट को कम कर दिया जाएगा। फिर आता है एसएलआर, मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नाउ अगेन सेम एग्जांपल, अगर मेरे पास 40,000 का एसबीआई के पास डिपॉजिट आया तो 4,000 उसको आरबीआई के पास रखवाने पड़ेंगे, जो क्या है, सीआरआर है। बाकी का बचा 36,000 अब उसके पास बचा है। अब ये 36,000 का पूरा लोन नहीं देता है, इसमें से कुछ पैसा फॉर एग्जाम्पल 6,000 वो अपने पास भी रखेगा, ताकि कल को कोई भी कस्टमर अगर जो विथड्रॉ करने के लिए आ जाए तो आपके पास कुछ पैसा बचा होना चाहिए हर एक डिपॉजिट में से। बाकी का जो 30,000 बचेगा वो लोन की तरह दे सकता है। तो ये जो 6,000 उसने अपने पास संभाल के रखा है, इसे कहते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये कमर्शियल बैंक अपने पास संभाल कर रखते हैं, पर इसका रेट जो होता है वो आरबीआई डिसाइड करता है। तो हर बैंक के पास जितना डिपॉजिट आता है, आरबीआई उन्हें कहता है कि एक फिक्स्ड रेट मुझे भिजवाओ, और एक फिक्स्ड रेट अपने पास भी संभाल के रखो। तो वो फिक्स्ड रेट जो अपने पास मंगवाता है वो सीआरआर है, और वो रेट जो वो उन्हें अपने पास रखने के लिए कहता है उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सेम अगर इन्फ्लेशन होगा तो बढ़ा दिया जाएगा, डिफ्लेशन में कम कर दिया जाएगा। ना इन दोनों का लॉजिक क्या है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन है तो मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो अगर आरबीआई ने इस रेट को बढ़ा दिया तो अब जो कमर्शियल बैंक है उनको ज्यादा पैसा अब आरबीआई के पास रखवाना पड़ेगा। तो डिपॉजिट का अगर ज्यादातर अमाउंट आरबीआई के पास जा रहा है, तो लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा, इन्फ्लेशन विल बी सॉल्व। जबकि अगर डिफ्लेशन होगा तो इस रेट को कम कर दिया जाएगा। अभी जितना भी डिपॉजिट आ रहा है उसमें बहुत कम रिजर्व रखना है, तो उनके पास ज्यादा पैसा बचेगा लोन की तरह देने के लिए, तो उस केस में डिफ्लेशन विल बी सॉल्व। लास्ट आता है ओएमओ, जिसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नाउ ये क्या होता है, अभी हमने देखा था कि कई बार जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी सिक्योरिटीज को इशू करके पैसा मंगवाती है। तो जब भी अपनी गवर्नमेंट को अपनी कोई भी सिक्योरिटीज
मार्केट में बिकवानी होती है तो वो खुद नहीं जाती है, वो आरबीआई को बोलती है। अभी आरबीआई सिक्योरिटीज बेचता है किसको? कमर्शियल बैंक्स जैसे एसबीआई और यूनियन बैंक वगैरह को। और फिर ये चाहे तो कमर्शियल बैंक अपने पास वो सिक्योरिटी रख सकते हैं, या तो फिर वो अलग अलग कस्टमर को भी वो सिक्योरिटीज बेच सकते हैं। अभी जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, तो ये सिक्योरिटीज सेल कर देता है, सेल कर देता है। नाउ सेल करने से क्या होगा? अब आरबीआई ये सिक्योरिटीज मतलब एक कागज का टुकड़ा किसको दे रही है? कमर्शियल बैंक को। अब कमर्शियल बैंक इसके बदले उनको क्या देगा? पैसा देगा, मनी देगा। अब कमर्शियल बैंक ने इसके बदले उनको, आरबीआई को अगर पैसा दिया, तो अब खुद के पास, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम पड़ जाएगा, तो वो लोन दे नहीं पाएगा, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन अगर तो डिफ्लेशन है, तो वो यही सिक्योरिटीज को बेचेगा नहीं, उल्टा खरीद लेगा। तो अब जो आरबीआई है वो क्या करेगा? ये सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक से परचेज कर लेगा। अब जब परचेज करेगा तो आरबीआई को पैसा देना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को, तब कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, जिसको यूज करके वो लोन वगैरह दे सकती है, तो फिर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये थे हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। सब में क्या था? इन्फ्लेशन में बढ़ा दो, डिफ्लेशन में कम कर दो। सिर्फ ओएमओ में था कि इन्फ्लेशन में बेच दो और डिफ्लेशन में खरीद लो। इन्फ्लेशन में सेल, डिफ्लेशन में परचेज। फिर आता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव मतलब ऐसे जिसमें रेट वगैरह का कुछ काम नहीं होता है, ये क्वालिटेटिव होते हैं, एट्रीब्यूट का काम होता है। इसमें आते हैं तीन। पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट और मोरल सेशन। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है, एक सेकंड से खाली करते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द कोलैटरल सिक्योरिटी। जब भी आप किसी कमर्शियल बैंक के पास जाते हो पैसा उधार मांगने के लिए, तो वो आपको ऐसे फ्री में पैसा नहीं देता है, आपसे कोई कोलैटरल सिक्योरिटी अपने पास रखवाता है। कोलैटरल मतलब कोई आपकी प्रॉपर्टी या एसेट अपने पास गिरवी रखेगा। अभी अगर आपको लोन चाहिए 10 लाख का, तो वो कोलेट्रल रखवाता है 12 लाख का फॉर एग्जाम्पल। उससे कम नहीं रखवाएगा, उससे ज्यादा का रखवाएगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम के बाद अगर आपने डिफॉल्ट कर भी दिया, तो ये जो एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन वगैरह लगा, कुछ भी हो गया, तो उसके बाद भी कम से कम इतना पैसा बचे कि बैंक अपने पैसों को रिकवर कर पाए। तो अगर 10 लाख का लोन चाहिए तो वो 12-13 लाख का आपसे कोलेट्रल रखवाएगा। तो इसमें मार्जिन कितने का हो जाएगा? 2 लाख का। ओके। अगर इन्फ्लेशन होता है तो इस मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है। अब मार्जिन बढ़ाने का मतलब है कि पहले ये मार्जिन 2 का था, पर अभी उन्होंने क्या कहा कि 10 लाख का लोन चाहिए, तो अभी कम से कम 15 लाख रुपए की सिक्योरिटी आपके पास, उनके पास रखवानी पड़ेगी। तो जो मार्जिन है वो कितने का हो गया? 5 लाख का हो गया। अभी इससे प्रॉब्लम क्या है? अभी इस जनता को लगेगा कि देखो, अगर हमने लोन लिया और किसी भी कारण से उसको पे नहीं कर पाए, तो हमारी 15 लाख की प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो वो लोन लेना बंद कर देंगे या कम कर देंगे, जिससे क्या होगा? इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जबकि अगर डिफ्लेशन है तो मार्जिन को कम कर दिया जाएगा। फिर उन्हें कहा जाएगा कि 10 लाख का लोन चाहिए, तो आप एक काम करो, आपस मेरे पास 11 लाख की प्रॉपर्टी रखवाओ। तब इनको लगेगा कि देखो, ज्यादा कोई नुकसान है भी नहीं, रिस्क की बात भी नहीं है, और इतना बड़ा एसेट नहीं रखना, 11 लाख का एसेट है वो हम रख सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा? वो ज्यादा लोन लेंगे और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेकेंड है हमारा राशनिंग ऑफ क्रेडिट। नाउ राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है ना, जो आरबीआई है वो डिसाइड करती है कि हमारी इकोनॉमी में कई सारे सेक्टर्स हैं। अभी क्योंकि इस सेक्टर्स में हम क्या करना चाहते हैं कि कोई भी लोन देने आए तो सबको मत दे दो, कुछ सेक्टर्स डिसाइड करो, जैसे फार्मर्स लोन लेने आए, एमएसएमई वाले लोग लेने आए, या फिर कोई स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह लोन लेने आए, तो उनको दे देना। पर अंबानी, अडानी या फिर से कोई रिच पीपल, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह आए, तो उसको लोन मत देना। तो इसको कहते हैं राशनिंग करना, कि कितना लोन किसको देना है और किसको नहीं देना है। ठीक है। जब हमें दिख रहा होता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, तो इस राशनिंग को लगा दिया जाता है, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोन ज्यादा मार्केट में रिलीज हो। पर सबको अगर लोन देना बंद कर देंगे, तो जो गरीब है, जो फार्मर्स हैं, उनको बहुत लॉस हो जाएगा। तो हम सिर्फ लोन जो है वो कुछ लोगों के लिए ओपन रखते हैं, और बाकी सबको लोगों को लोन देना कम या फिर बंद कर देते हैं। इसे कहते हैं राशनिंग लगाना। जबकि अगर मार्केट में डिफ्लेशन होता है, तो इस राशनिंग को विथड्रॉ मतलब हटा दिया जाता है। अगर मार्केट में वैसे ही पैसों की बहुत कमी हो गई है, मनी सप्लाई कम हो गई है, तो हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बस मार्केट में पैसा आए, तो हम इस राशनिंग को हटा देंगे। अब चाहे गरीब, चाहे अमीर, चाहे कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे पास पैसा लेने के लिए आएगा, तो हम उनको पैसा दे देंगे। फिर आता है मॉरल स्वेशन। ना मॉरल स्वेशन का मतलब होता है, इसमें आरबीआई 3 चीजें करता है। पहला परसुएट, फिर प्रेशराइज, और फिर
डायरेक्ट एक्शन। तो पहले जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को प्यार से समझाता है, परसुएट करता है, उन्हें बताता है कि देखो इन्फ्लेशन है तो लोन देना बंद करो, नहीं दो लोन। फिर अगर वो नहीं माने तो फिर प्रेशराइज करता है कि देखो लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, मना किया है लोन देने के लिए तो लोन मत दो। अगर लोन दिया आपने ज्यादा अगर दिया तो आप पर आपके ऊपर कोई भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो उन्हें प्रेशराइज किया जाता है। इसके बाद भी अगर कोई बैंक बिल्कुल डीड ही निकला है, नहीं मान रहा है, लोन दिए ही जा रहा है, तो फिर डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा, उससे शेड्यूल लिस्ट से हटा दिया जाएगा या कोई भी पनिशमेंट उन्हें दी जाएगी। तो ये होता है परसुएट, प्रेशराइज एंड डायरेक्ट एक्शन। ये वैसे वर्षा आपके डिफ्लेशन के लिए भी होगा। अगर डिफ्लेशन होगा तो वो उन्हें परसुएट करेगी कि देखो ज्यादा रीच आउट करो, कस्टमर को लोन दो। नहीं मान रहे हैं, वो आलसियों की तरह बैठे हुए हैं, तो फिर प्रेशराइज करेगा कि टारगेट दे रहे हैं कि 1 महीने के अंदर इतना लोन दे देना चाहिए वरना बुरा हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर नहीं माने तो फिर डायरेक्ट एक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें होता है परसुएट, प्रेशराइज, डायरेक्ट एक्शन। इतना ही था हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। फिर हम डिफरेंस देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में और फिस्कल पॉलिसी में क्या फर्क था। तो फिस्कल पॉलिसी, पहली बात तो ये क्या है, एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कम करने के लिए लाई जाती है। और कौन लाता है इसे? सरकार लाता है। मतलब इसको कैसे करेक्ट करते हैं आप? अच्छा पहले ये देखो किसको लाता कौन है? सरकार। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन लाता है? आरबीआई। तो इट इज परस्यूड बाय आरबीआई एंड इट इज परस्यूड बाय गवर्नमेंट। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी में जो एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड होती है उसे आप ठीक करते हो विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करके, या कंट्रोलिंग द क्रेडिट सप्लाई, लोन वगैरह को कंट्रोल करके आप इसको ठीक करते हो। जबकि फिस्कल पॉलिसी में आप एक्सेस या फिर डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल करते हो विद द हेल्प ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, अपने खर्चे और अपनी रेवेन्यू को बढ़ाकर या कम करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। और यहाँ पे उधार का पैसा, लोन बढ़ाकर या कम करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए टूल्स क्या हो जाते हैं? रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, मोरस फैशन, राशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एक्सेट्रा। जबकि फिस्कल पॉलिसी के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो एक बार बना के अगर देख ले डायग्राम, तो इन्फ्लेशनरी गैप में हमारा पास एक कर्व था जहां पे हमारी इनकम 0 से स्टार्ट हो रही थी, ऊपर जा रही थी, एग्रीगेट डिमांड इसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा था। इन्फ्लेशनरी मतलब एक्सेस डिमांड की वजह से होगा, तो एक्सेस डिमांड मतलब अब न्यू डिमांड यहाँ बनेगी। तो ये वाली डिमांड और पुरानी वाली डिमांड के बीच में जो गैप था उसे कहते थे इन्फ्लेशनरी गैप। जबकि डिफ्लेशनरी में क्या हो रहा था, अगेन हमारे पास एक कर्व था, इस कर्व में हमारी जो इनकम थी वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ऊपर जाती है। अभी एग्रीगेट डिमांड का कर्व थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होता है, इंटरसेक्ट करता हुआ जाता है। अभी डिफ्लेशनरी मतलब जो है वो डेफिशिएंट डिमांड की वजह से हुआ है, तो डिमांड अब आपकी पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। तो ये जो गैप दिख रहा है वो डिफ्लेशनरी गैप है। तो इन्फ्लेशनरी गैप आता है ड्यू टू द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। जबकि डिफ्लेशनरी गैप किससे आता है? जब डिमांड कम हो जाए। तो व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट, उसे कहते हैं डिफ्लेशनरी। सिंबॉलिकली दिखाएं तो यहाँ पे एडी विल बी मोर देन एएस और यहाँ पे एडी विल बी लेस देन एएस। यहाँ पे आउटपुट कांस्टेंट रहता है। रीजन हमने पहले भी देखा था कि सारे लोगों को रोजगार देने के बाद अगर आप 100 करोड़ ही बना पा रहे हो, जबकि जो आपकी डिमांड है वो 120 करोड़ जा रही है, तो आप चाहकर भी इसको मैच नहीं कर पाओगे, जीडीपी को नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने सबको रोजगार दिया हुआ है। अब आपके पास कोई भी ऐसा बेरोजगार नहीं बचा है जिसको काम देकर आप उससे कुछ प्रोडक्शन करवा पाओ। तो उसकी वजह से जीडीपी जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है, वो बढ़ती नहीं है। जबकि डिफ्लेशनरी में आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो आप टोटल 100 करोड़ का सामान बना सकते थे, लेकिन डिमांड थी 80 करोड़ की, तो आप एक्चुअल में बना तो सकते थे 100 करोड़, पर अब आप बनाओगे नहीं कि कोई खरीदने वाला नहीं है। तो आप क्या करोगे? प्रोडक्शन को कम कर दोगे और 80 करोड़ बनाओगे, जिसकी वजह से जीडीपी आपकी 100 करोड़ से 80 करोड़ पे गिर जाएगी। यहाँ पे इन्फ्लेशनरी में कोई भी बेरोजगार नहीं होता है, कि सबको रोजगार देने के बाद हम 100 करोड़ बना रहे हैं और डिमांड उससे भी ज्यादा है। तो भले हम किसी और को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होने देंगे, किसी को निकालने की भी नहीं, क्योंकि अभी वर्कर्स की डिमांड ज्यादा है। तो यहाँ पे सारे लोग, रोजगार सबके पास होता है, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। पर डिफ्लेशनरी में अनएम्प्लॉयमेंट होती है, क्योंकि आपने डिमांड, आप बना सकते थे 100 करोड़ पर डिमांड 80 की है, तब आप कुछ लोगों को काम से निकालोगे और 80 करोड़ ही बनाओगे। तो जिसकी वजह से आपका जो कुछ लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार रह जाएंगे। लास्ट इसका क्या था? इन्फ्लेशनरी का एक हमने एक कॉन्सिक्वेंस पढ़ा था, वेज प्राइस स्पायरल।
क्योंकि उसके वर्कर्स के ऊपर बर्डन बढ़ेगा तो उनको वेजेस देने पड़ेंगे। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो आपको प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। प्राइसेस बढ़ा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, दोबारा वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे। वेजेस बढ़ाए तो दोबारा प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। प्राइसेस बढ़ गया, दोबारा वेजेस बढ़ेंगे और फिर ये चलता रहेगा। जबकि डिफ्लेशनरी का एक कॉन्सिक्वेंस क्या था? लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपका एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे आप बिल्कुल जैसे, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम है तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो आउटपुट नहीं बन पाएगा, कम बनेगा। आउटपुट कम बना तो इनकम और भी कम जनरेट होगी, और इनकम कम जनरेट हुई तो एग्रीगेट डिमांड फिर से गिरेगा। तो ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आप एक बार आ गए तो बाहर निकलना मुश्किल है। इसलिए इसको कहते हैं लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, जो कि डिफ्लेशनरी गैप में आता है, डेफिशिएंट डिमांड में आता है। वेज प्राइसेस पैरेलल इन्फ्लेशनरी में आता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई नहीं बोलता है, इट्स जस्ट आपसे पूछते हैं कि कौन किससे रिलेटेड है। तो इन्फ्लेशनरी से रिलेटेड है वेज प्राइसेस पैरेलल, और डिफ्लेशनरी से लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। इन्फ्लेशनरी पे जीडीपी बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट रहता है, जबकि डिफ्लेशनरी पे जीडीपी गिर जाता है। इन्फ्लेशनरी पे कोई बेरोजगारी नहीं है, डिफ्लेशनरी पे बेरोजगारी है। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जा रहा है, कोई सजेशंस है, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।